जो टैक्सेशन का आपने विषय कहा, आप बैठ जाइए प्लीज। आप एक बार उसको समझिए वो क्या विषय है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कांग्रेस और यूपीए की है, वो जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल स्कीम के लिए स्टेट को पैसे देती है। उन्होंने एक योजना बनाई कि हम पैसे देंगे जिससे ये ट्रांसपोर्ट की बसेस चली, कुछ सड़कें रिपेयर होती हैं, कुछ सीवेज पड़ रहा है। 2006 में स्टेट गवर्नमेंट ने उनसे एमओयू किया और सेंटर ने ये कंडीशन लगाई कि पैसे तब मिलेंगे जब आप प्रॉपर्टी टैक्स लगाओगे। अब कैप्टन साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो 2006 में एमओयू करके उन्होंने एग्री कर लिया और उस एग्रीमेंट में लिख दिया ये लागू होगा जुलाई 2007 से, क्योंकि फरवरी में उनकी टर्म खत्म होनी थी। तो सेंटर के सामने अधिकार दे दिए। जब बादल साहब चीफ मिनिस्टर बने और यहां के लोगों ने इतराज किया तो वो इसको डेफर करते रहे। 3 साल पंजाब को 1 रुपया नहीं दिया क्योंकि आप टैक्स नहीं लगा रहे। जब पंजाब का गर्दन केंद्र ने दबाया कि टैक्स लगाइए तब पैसा मिलेगा, तो उनको कुछ मात्रा में टैक्स लगाना पड़ा। अब ये बड़ी विचित्र चीज है कि जिसने वो एग्रीमेंट साइन किया और उनकी पार्टी दिल्ली से गला दबा रही है कि आप ये लगाओ, और जो विक्टिम है जिसका गला दब रहा है, लोग समझते हैं कि दोषी वो है। मैंने इसका एक हल दिया है। हमारे मैनिफेस्टो में है कि हमने देश में 50 टूरिज्म सर्किट्स बनाने हैं। तो मैंने इसका बड़ा हल दिया है कि केंद्र सरकार को कहिए, और हमारी बनती है तो मैं कहूंगा कि जो टूरिज्म सर्किट्स होंगे वहां टैक्सेशन रीजनेबल रखिए, क्योंकि टूरिज्म के वॉल्यूम्स ज्यादा होने चाहिए। तो ये जो JNIU-RLM की स्ट्रिक्ट कंडीशन है, इसको वेव ऑफ कर दीजिए। गुड इवनिंग सर। सर, हमारे पंजाब में जो वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स, वो बाकी की स्टेट से सबसे ज्यादा यहाँ पे है, और वैट के ऊपर जो सरचार्ज है वो भी दूसरी स्टेट से यहाँ पे डबल है। क्या हम मतलब ये उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में ये कम हो सकता है? देखिए, इसका एक ही हल है। इसका एक ही हल है। आज मुझे यहाँ के ट्रेड के सारे लोग मिले और मैंने उनको कहा है, और इसका एक ही हल है, हम भी उसके पक्ष में हैं कि 1 साल में यूनिफॉर्म रेट का जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हिंदुस्तान में। राइट सर, थैंक यू। एक बार वो हो जाए तो फिर किस स्टेट में कितना है, ये वैट सिस्टम अपने आप समाप्त हो जाएगा। वेरी राइट। Hello. Good evening, sir. Good evening, sir. Now, please don't do that. Good This is not a political. Yeah. This is not a political meet. Good. This is a town hall meeting, Facebook meeting with Facebook users. So, नारे लगाने ठीक नहीं। Good evening, sir. इनको mic देना। Good evening, sir. You are here in the front of the Facebook. There are about 120 crore users of the Facebook. Okay. 100 million. Yeah, 120 crore. I'm saying, Acha, theek. and it is quite possible because in 2011 it was 96 crore. Okay. So my question is, we are talking about India to be a superpower. Okay. We are talking of India to be a superpower. See China. They are achieving 50 gold medal in Beijing Olympics, and our nation achieving only 1 gold medal, and that person trained himself in Germany. Okay, we are from a nation that is the 7th largest country by area and the 2nd largest by population. If we want to see football, we have to see Bayern Munich, we have to see Manchester United by waking up about 2 to 3 a.m. in the early morning. We are capable to have our own football team. We are ranked about 150th in the football. Most of the people won't know that there is any Indian football team is there or anything or so. And one more question. That Pakistan, it's about this size of a country. See, I hold the power of being an army man. Right now I'm not, but I hold the guts to be the army man. Our army chief said, give me just 45 minutes, I'll just make it a playground for the students. Okay? Now see the example. Israel is a quite small country. Israel, quite small country.
locked by all the Arab countries. They don't have their own even a 0.1% of place. They don't have even a 0.1% of their own land. They had captured the land and they are ruling that portion of that world. Those are not able to attack themselves, don't even think about the attacks themselves. UNO banned that potassium bomb. They had dropped that. They don't care about UNO. They care about their people. So where we stand, we are about second most populated person, and our people are just to die. I don't think so, sir. We must think. And your slogan is that Amritsar ki awaaz Delhi mein. No, we don't want it, sir. We want awaaz of India in the whole world. We want the voice of India in the whole world. I don't care about Amritsar. I don't love Amritsar. There is Shah Rukh Khan had said in his movie, he has locked all those person outside who said, I am from Maharashtra. We represent India and I represent India, and I want my India to be number one, and we are having billions of hopes on you, sir. Billions of hope, and we'll be giving you chance definitely from Amritsar. Amritsar will support you. Let him answer. First of all, are you an athlete? Are you an athlete? You can say like that. I'm an athlete. And you're with the Indian Army? Yeah, I'm supposed to be an officer in the Indian Armed Forces. Supposed to be? Are you or are you not? No. If I'm an officer, I'll be serving for my nation, not arguing questions in front of that politics leader, okay? Then I'll hold that All part. right. Arun, please answer him. बहुत लंबा भाषण आपने तो मिस्टर जेटली से भी ज्यादा बोल दिया. I'll answer the. I'll answer the question. It's a very relevant question also. Like, for example, there are countries that don't have as much snow as India does. And in the Winter Olympics, in the Winter Olympics, we have either one or two entrants. It is a bit of it's a disgrace. You see, I'll tell you, just a question relating to sports. You see, how have these countries develop their ability in sports? India to do. Particularly as far as the Olympic sports are concerned. Be very clear, you can't have great sportsmen in every discipline being produced by a country. America doesn't produce cricketers, Russia doesn't produce cricketers because they don't have those sports. You have to follow the example which some of the countries did, which were earlier not so developed. You have to take up those sports areas. Is the mic working? Sorry. You have to take up those areas of sports which are your areas of core competence as far as sports is concerned. Now see what England did before the Beijing Olympics. They picked up 7-8 sports, gave extensive training. Sorry, I'll repeat the answer. You see, as far as sports policy is concerned for developing international level sportspersons, you have to follow from the best practices which the world has followed. In Beijing Olympics, England picked up 7-8 sports. For years, they trained their sportspersons only in those sports. The previous Olympics, they'd hardly won a gold medal. And suddenly they picked up the fencing medals, they picked up the cycling medals, and these were areas of core competence that they acquired. Now, what are the Indian sports of core competence? You can't be, today you are not in a position to attain excellence in all sports. Sports curiously follows the economic clusters theory. Now, let me demonstrate this. Hyderabad produced a Pundela Gopichand. He sets up an academy. Today, all your best badminton players are coming from Hyderabad. Your boxers are all coming from Bhiwani. Your wrestlers are predominantly coming from around Delhi. Your cricketers used to earlier come from the Dadar area. Today, it's Dadar or one road next to the Chepauk ground in Chennai or West Delhi. Now, these are all areas where, now they are coming from the villages. Sansarpur, a village near Jalandhar, which is almost a part of Jalandhar,
has a couple of AstroTurfs, it's produced dozens of hockey Olympians. Now I'm just coming to, I'm just coming to this. Now all this extensive training costs. India has to now pick up those 10 medal winning sports. You may allow people to play 50 or 100 sports, but those 10 medal winning sports, you have to give extensive training to your boxers, to your wrestlers, to your badminton players, to your tennis players. These are the events where you have to your shooters. Now, these are the areas in which India has a medal winning ability. And once you concentrate on this, you will produce some champions. Countries have done it. What did China do? On the eve of Beijing Olympics, China concentrated and was able to get some of the best performance in Beijing. There are 2 points. One, countries like China identify children who have certain abilities right from the age of 6 to 8 and start zeroing in on them, training them and taking care of their nutrition and every part of their lives in order to make them into the champions that they eventually become. So there's a great investment from the side of the government, which the Indian government has not done. Also, the kind of corruption that has been exposed in all the sports committees, be it cricket or hockey or whatever, that's a huge problem, Arun. You see, you'll have to deal with it not merely at the level of the central government. Don't forget, sports is a state subject also. Therefore, a lot of state sports activity has to take place in the districts. It has to take place in the Mufasil areas where you build infrastructure, you allow that people to grow out of that infrastructure. You are right, you will need investment. But you have to target those areas of core competence and just concentrate on them. You probably will end up winning medals. What about the corruption? The kind You see, of stories that have come out? let's not get into the stories. Let bad stories not distract us from a purpose. You have a capacity with 120 crore people. You have a capacity to pick up some 20 medal winners in this country. You start working today for the next Olympics. You may win, you won 6 last time, you may win 10 next time, but you are capable of reaching a target of 20 thereafter. I think we'll have to end. I'm really sorry for the people who you could. There are okay. We'll have, but you have to be very quick. Short question. Jaldi bolo. Chota. और आप छोटा ही जवाब देना please Arun. I'll ask sir very quick, very crisp question. As an Amritsar MP, there have been issues, बड़े national और international issues उठाए गए हैं. Citizens Town Hall में अमृतसर के लिए मैं 2 चीजें अपने MP से expect करता हूँ. ट्रैफिक आपने उठाया मुद्दा, लेकिन वो बड़ा जनरलाइज सा रिस्पॉन्स आपने दिया, वॉल्ड सिटी वट, तो उस पे आपका एज एन एमपी आपका कुछ व्यू है? आपने बड़ी चीज़ों पर लिखा है, हम यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टूडेंट के साथ काम करते हैं, उस पे आपका एक नज़रिया बताइए. और दूसरा जो अमृतसर के लिए बड़ा मेजर इंपॉर्टेंट एमपी के लिए इशू था, हमारा एयरपोर्ट, वो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, टूरिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, उस पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, दोनों विषय मैं तुरंत आपको संक्षिप्त में जवाब देता हूं. आपको ट्रैफिक सुधारने के लिए जिस तरह कुछ फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स बनी हैं, ये बहुत असंभव नहीं है बननी, और इस पे खर्चा भी कोई बहुत बड़ा नहीं होता. इसको टूरिज्म केंद्र बनाना है. आपके जो पुराने ब्रिजेस हैं वहां नए ब्रिजेस बनना. एक ऐसे ब्रिजेस हैं जो मैं 50 साल से वैसा देख रहा हूं. आपको रेलवेज की परमिशन उसके लिए चाहिए. अब सेंट्रल गवर्नमेंट में ये परमिशंस एक्सपीडाइट करके उनको इमीडिएटली बनाना. दूसरा, जो स्टेट गवर्नमेंट की मैंने स्कीम पढ़ी है, अगर वो लागू हो जाए तो शहर का चेहरा बदल सकता है. ये जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है जिसपे मेट्रो बस सर्विस होगी, तो जो स्पेशल बस सर्विस होगी वो सड़क पे नहीं चलेगी, एलिवेटेड कॉरिडोर में चलेगी, जैसे दिल्ली में मेट्रो एलिवेटेड कॉरिडोर पे चलती है. एक बार ये फ्लाईओवर्स और एलिवेटेड कॉरिडोर की स्कीम यहां लागू हो जाए, जिसकी फाइनेंशियल सैंक्शन भी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि अमृतसर के ट्रैफिक का एकदम चरित्र बदल सकता है. आपने एयरपोर्ट कहा, एयरपोर्ट खूबसूरत बना है, अच्छा बना है, इट्स अ पॉजिटिव अचीवमेंट. आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स की, विशेष रूप से उन देशों से जहां पंजाब लोग आते हैं, यूरोप के कुछ देशों से आते हैं, दुबई से आते हैं, कनाडा से आते हैं,
आपको डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। अगर दिल्ली के माध्यम से आते हैं तो जर्नी महंगी होती है, वो डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए उसको दिलवाने का पूरा प्रयास हमें करना पड़ेगा, मैं करूंगा। This is the last question he has to move. सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला है कि The mic ऊपर रखो. वी हैव टू प्रोड्यूस द डॉक्टर्स No, मोर एंड mic, मोर, mic. ठीक है। बट इन प्रेजेंट सिनारियो जहाँ पे मतलब अगर एक इंसान को डॉक्टर बनना है तो ही हैज टू पे लैक्स ऑफ रुपीस, बट एक दूसरी साइड पे वो लोग हैं जो बिल्कुल फ्री में डॉक्टर्स बन रहे हैं, फ्री में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट रिजर्वेशन। 1990 में एबीवीपी ने बॉज एडिटेशन किया उसके खिलाफ, उसके बाद ना एबीवीपी ना बीजेपी किसी ने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। मतलब व्हाट आर द व्यूज ऑफ बीजेपी आफ्टर? देखिए, आप से मैं मतलब आग्रह कर- रिजर्वेशन शुड बी ऑन द कास्ट, बेस्ड ऑन द कास्ट, और इट शुड बी बेस्ड ऑन देखिए, इकोनॉमिक। आज आप एक चीज समझिए, आज भी देश का बहुत बड़ा हिस्सा है जो बहुत पुराने समय से डिप्राइव्ड रहा है, और आज भी उसके समाज में उसके स्तर को आप नहीं ला पाए। और ये कहना कि भाई कुछ लोग पैसा देके बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, अब कितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और राज्य सरकारों के मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसके साथ हॉस्पिटल्स नहीं लगे हुए, जिसके साथ मेडिकल कॉलेजेस नहीं है, जिन हॉस्पिटल्स के साथ। अब उन कॉलेजेस में तो कोई पेमेंट का सवाल नहीं है, जो प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो आती है। उसको इस बड़े प्रॉब्लम के साथ मत जोड़िए जिससे समाज बढ़ता है। आपको डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने हैं, समाज को नहीं बांटना है। जो डिप्राइव्ड वर्ग है उसका भी अधिकार है डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने का। इसलिए हम जब भी इस प्रकार के सेंसिटिव विषय को लेते हैं तो उससे समाज ना बटे, इसको थोड़ा सा ध्यान के अंदर रख लिया करें। Thank you very much. Thank you very much, Arun, for giving us your time. Facebook users, thank you. And I'm Madhu Trehan from News Laundry. Thank you.